एक बार फिर से आपका अपना चैनल अमरजीत एजुकेशनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था यूरोप, जितना भी टॉपिक है इसमें एक वीडियो में स्टोरी क्लियर करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको अंडरलाइन कर दूँगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो है राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व के राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। राष्ट्रवाद क्या है? एक आधुनिक विश्व का राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है और यह एक ऐसी भावना है जो कि विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनाती है। ठीक, राष्ट्रवाद क्या है? सब है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यह राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद का 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के उन्नत में रूप में प्रकट हुई। यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ वो पुनर्जागरण के काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन जाकर 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से ये शुरू हुआ। क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद 19वीं सदी में यह उन्नत और आक्रामक रूप में सामने आई और ये 19वीं सदी में एकदम उग्र धारा से जो होता है कि अब मारपीट लड़ाई झगड़ा करना ही है, ये 19वीं शताब्दी में पूरा सामने आ गया खुलकर। इसके कारण भी थे, यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी रहे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना जो है, ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसको कॉपी में लिख ले, नहीं तो आगे जाकर मैं सब इसका ऑब्जेक्टिव आगे बता दिया हूँ। यूरोप में राष्ट्रीयता का भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति तत्पश्चात नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो यूरोप में राष्ट्रीयता हुआ तो इसमें सबसे पहले फ्रांस के राजक्रांति और नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेपोलियन के आक्रमण ने योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातवर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों एवं सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुगों का संदेश पहुंचा। यानी जब ये सब शुरू हो रहा था तो पहले अखबार, सड़क इसके द्वारा बताया गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे नवयुवक के साथ भी पहुंचा। ये था कौन? ये नेपोलियन था। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राजों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा की प्रदान की। तो भौगोलिक नाम राजों को बाहर किया था कौन? नेपोलियन, जर्मनी और इटली के राज को, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली और जर्मनी के एकीकरण का मुख्य भूमिका किसने निभाया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने ये महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरी तरफ नेपोलियन के नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरोध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विक्षोभ भी जगा। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना 1815 में एकत्र हुई। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ थी? वियना, जो कि 1815 में एकत्र हुई थी। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ थी और कब ये एकत्रित हुआ? जिनका उद्देश्य यूरोप में पुनः उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन के युद्धों और विजयों के अस्त व्यस्त कर दिया।
परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनयिक इस बात को देख सकने में वो समर्थ रहे कि जनतंत्र और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति की निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप में उभर रही है। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने घोर प्रतिक्रियावादी किया था। 1815 ईस्वी में जो था वो वियना सम्मेलन में हुआ था। मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक ने प्रतिक्रियावादी किया था। इस सम्मेलन में इसमें कौन कौन देश जुटा था? तो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे यूरोपीय शक्तियों से ने मिलकर ऐसी व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य दिया था। यूरोप में उसे शांति संतुलन को स्थापित करना था। उसे क्या था? यूरोप में उसे शांति संतुलन स्थापित करना था कि ये सब लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा है नहीं, हम सब एकजुट होकर रह सकते हैं। इसके लिए उसने एक शांति संतुलन दिया था जिसे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था। जिसे नेपोलियन के युद्ध ने समाप्त कर दिया वो रहा नहीं। गणतंत्र एवं प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी। गणतंत्र और प्रजातंत्र ये किसकी देन थी? इसकी फ्रांस की क्रांति की देन थी, गणतंत्र और प्रजातंत्र। उसका विरोध करना और पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। ठीक। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। वियना सम्मेलन से नेपोलियन युग का अंत हुआ था। ठीक। और अंत में जाकर मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था मेटरनिक युग का, और समाप्त हुआ था वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ था। इटली पर अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बा वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दिया गया था। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को बुर्बा वंश का सम्राट कौन था? फर्डिनेंड था बुर्बा वंश का सम्राट। रोम और उसके पास के राज पोप को सौंप दिए। लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुता कायम हुई। परमा, मोडेना और टस्कनी का प्रांत हैब्सबर्ग राजवंश को दे दिए तथा जेनेवा और सार्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में सम्मिलित कर दिए गए। जर्मनी में 39 सियासतों का संघ कायम रहा जिस पर वो प्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रेलिया का अधिकार स्थापित किया गया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उनमें राष्ट्रता की भावना नहीं जागे। मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना की। मेटरनिक ने फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की स्थापना किया था। कौन? फ्रांस में पुरातन व्यवस्था का स्थापना किसने किया था? तो मेटरनिक ने किया था। इस तरह वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की विजय थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रता का भावना का प्रसार हुआ जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए थे। फ्रांस में व्यवस्था के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बा राजवंश को स्थापित किया गया था। फ्रांस में व्यवस्था सहित करने के लिए वो बुर्बा वंश का स्थापित किया गया था और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का राजा कौन बना? लुई 18वां। उसने फ्रांस की बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर पुरातन पंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य समाज से स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी के सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। सम्राट की ओर से घोषणा पत्र कब हुआ? तो 2 जून 1814 ईस्वी में, जो कि 1848 के फ्रांस तक में चलते रहे। और चार्ल्स अक्स के शासनकाल में इसमें कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 के क्रांति में सामने आया। तो क्या हुआ? जुलाई 1830 की क्रांति
बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जुलाई 1830 की क्रांति का क्वेश्चन भी आ जाता है, जुलाई 1830 की क्रांति को बताएं क्या है नया। तो इसमें चार्ल्स अक्स एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स अक्स क्या था? एक निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक, जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रता तथा जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का काम किया था। जिसमें ये जो चार्ल्स अक्स थे, निरंकुश प्रतिक्रियावादी पहला शासक था। उसने फ्रांस में उभरती राष्ट्रता और जनतंत्रवादी भावनाओं को दबाने किया पहले प्रयास, राष्ट्रता को और जनतंत्रवादी दबाने पर। उसने अपने शासनकाल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किए। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पेलिग्नेक की प्रधानमंत्री बनाया गया। पेलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया और पोलिग्नेक ने पूर्व में लुई 18वें द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की स्थापना तथा उसे विशेष अधिकारों से विभूषित करने का प्रयास किया था। उसके इस कदम के उदारवादियों ने चुनौती और क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों ने पोलिग्नेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। चार्ल्स अक्स ने इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों को गला घोटने का प्रयास किया था। गला घोटने का प्रयास किया। इन अध्यादेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई। इसके कारण क्या हुआ? विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ी गई। यानी ये गला घोटने पर ये फ्रांस के सब उग्र हो गए सभी जनता से, और वो फ्रांस 18 जून 1830 में गृह युद्ध शुरू हो गया। फ्रांस में 18 जून 1830 ईस्वी में एक गृह युद्ध आरंभ हुआ। इसे जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को जुलाई क्रांति कहते हैं। 1830 में जो गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसे हम 1830 की क्रांति कहते हैं। चार्ल्स अक्स फ्रांस के राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया। इस प्रकार फ्रांस में बुढ़वा वंश का शासन का अंत हुआ। अंत हो गया। इस प्रकार फ्रांस में बुढ़वा वंश के शासन का अंत हो गया। फ्रांस में जुलाई 1830 के क्रांति के परिणाम स्वरूप बुढ़वा वंश के शासन बुढ़वा वंश के स्थान पर ऑलेंस वंश की गद्दी सौंपी गई। 1830 में जुलाई की क्रांति हुआ था। फ्रांस में जुलाई क्रांति 1830 में हुआ था और इसमें गद्दी सौंपा गया था ऑलेंसेस को। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादी पत्रकारों और पेरिस की जनता को समर्थन से सत्ता प्राप्त की थी। अतएव उसकी नीतियां और उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र की निमित्त रही। अब 1830 के क्रांति का प्रभाव क्या हुआ? इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा है। इसमें सबसे पहले जुलाई क्रांति होने का प्रभाव क्या क्या पड़ा? इसमें पता चला कि राज सत्तावादियों का प्रभाव कम हो रहा था। वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग लोक संप्रभुता के सिद्धांतों की देन थी। यार कौन कौन मुख्य रूप से सिद्धांत का भाग दिया था? मध्यम वर्ग और लोक संप्रभुता। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य में निर्मूल सिद्ध कर दिया। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रता तथा देशभक्ति की भावना का प्रस्फुटन जिस प्रकार हुआ, उसने सभी यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधारों एवं राष्ट्रवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इटली तथा जर्मनी का एकीकरण
तथा यूनान, पोलैंड और हंगरी में तत्कालीन व्यवस्था के प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव से एक आंदोलन उठ गए थे। आगे चलकर फ्रांस में लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठने लगी, जिसने फ्रांस में एक क्रांति का पृष्ठभूमि तैयार कर दी। ठीक, अब 1848 की क्रांति में क्या क्या हुआ था, इसको एक बार अच्छा से देखें, सुने, समझे। इसका ऑब्जेक्टिव भी बता दिया हूँ, इसका अंडरलाइन कर दूंगा जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा। तो अब 1848 की क्रांति क्या था, क्वेश्चन भी आता है 1848 की क्रांति को लिखना है। तो इसमें लिखना है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। पहले इसमें 1848 की क्रांति जो हुआ था उसका मुख्य भूमिका लुई फिलिप का था। तो लुई फिलिप क्या था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वनिर्म मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था कब? 1840 ईस्वी में। किसने किया था? लुई फिलिप कार्ल ने। किसके कारण किया था? तो ये स्वर्णिम मध्यम वर्ग नीति के अवलंबन के लिए। ठीक, 3 ऑब्जेक्टिव निकला कि पहला नंबर 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन किया? तो लुई फिलिप किया था। लुई फिलिप के कारण 1848 में क्रांति हुआ। और ये किसके लिए किया था? तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति के लिए किया गया था। और वह जो कट्टरवादी प्रतिक्रियावादी था। कौन था? गीजो प्रधानमंत्री जो नियुक्त किया वो बहुत कट्टरवादी और प्रतिक्रियावादी था। वह किसी भी तरह के वैज्ञानिक, सामाजिक आर्थिक सुधारों का विरुद्ध था। और ये जो गीजो था वो बहुत ही कट्टरवादी नेता था। उसमें वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों का विरोध था कि हमको ये सब नहीं करना है, ये सब बेकार है। तो लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया, जिसे शासन के कार्यों में भी रुचि नहीं थी। जो अल्पमत में भी थे, उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था और न ही उसे विदेशी नीति में भी किसी तरह की सफलता हासिल हो रही है। उसके शासनकाल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी का व्यस्त होने लगी, जिसकी वजह से गीजी का आलोचना होने लगी। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 में पेरिस में थिएटर के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। एक विशाल भोज यानी बहुत बड़ा भोज का आयोजन हुआ थिएटर्स के नेतृत्व में। कब? 22 फरवरी 1848 ईस्वी में। जगह जगह अवरोध लगाए गए और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग किया। 24 फरवरी ने लुई फिलिप को गद्दी त्याग दिया और इंग्लैंड चला गया। लुई फिलिप था जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया था उसको। लुई फिलिप गद्दी त्याग किया और इंग्लैंड चला गया। कौन? लुई फिलिप चल गया 24 फरवरी को अपना गद्दी को त्याग करके। तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को, और जब वहाँ गए तो गणतंत्र का घोषणा किया गया था, नहीं जिसे हम वोट कहते हैं, वोट देने का घोषणा। तो 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी 21 वर्ष का जितना भी आदमी था वहाँ पर ही वोट दे सकता था। कहाँ? इंग्लैंड में चला गया था। मताधिकार प्रदान किया गया। कौम के अधिकार की गारंटी दी। गणतंत्रवादियों के नेता लामार्टिन, सुधारवादियों का नेता लुई ब्लाउ था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का सम्राट कौन बना? लुई नेपोलियन। इस क्रांति ने सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड में भी इस क्रांति का प्रभावित हुए। कहाँ कौन कौन देश में ये सब प्रभावित हुए थे? तो इतना सब देश था जो कि इस क्रांति से प्रभावित हुआ। इटली और जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया
और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य का स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो कि संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। अब इटली का एकीकरण कैसे हुआ? इटली का एकीकरण अलग हो जाना। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी। इटली के एक राष्ट्र के रूप में यह ऑस्ट्रेलिया था। एकीकरण के बाद इटली ऐसा था, एकीकरण के पहले इटली ऐसा था। स्थापित होने पर भौगोलिक समस्याओं के अलावा कई अन्य समस्याएं भी थी, जैसे इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था और एकीकरण में इनका विरोध अवश्य भी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी और पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, न कि शासकों के नेतृत्व में। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियां भी मौजूद थी। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ से ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली का नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्यों में गठित किया गया था। सिस्पाइन 3 राज्य में जो गठित किया गया था, तो सिस्पाइन गणराज्य और लिगुरियन तथा ट्रांसपेडेन। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन का अधीन लाया और इन सभी कारणों से वहां जागृति आई। नेपोलियन के पतन के बाद पश्चात 1814 के पश्चात वियना कांग्रेस 1815 द्वारा इटली को पुराने रूप में लाने का उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिंडमोंड और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण की दिशा तय होने लगी। इटली में 1820 ईस्वी से कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। कार्गोनरी का गठन राष्ट्र, जिसका उद्देश्य छापामार युद्ध के दौरान राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य का स्थापना करना था। गणराज्य का प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता जोसेफ मेजनी का संबंध भी इसी दल से था। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभाव से इटली भी अछूता नहीं रह सका और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। मेजनी इन नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया था। उत्तरी और मध्य इटली में एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास कौन किया था? तो ये मेजनी ने इटली और उत्तरी और मध्य इटली में गणराज्य बनाने का स्थापित किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक, उनके द्वारा नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ गया, जो कि ये हुआ नहीं जो कि मेजनी चाह रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का चांसलर जो मेटरनिक था वो इस आंदोलन को दबा दिया और मेजनी को इटली से लास्ट में भागना पड़ गया, नहीं पलायन करना पड़ गया। अब है इटली मेजनी क्या था, नहीं था, क्या नहीं था। अब मेजनी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह था मेजनी, बहुत स्मार्ट आदमी। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी साहित्यकार और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था, लेकिन वो तत्काल राजनीतिक परिस्थितियों के बेहतर समझ नहीं रखता था, अतः उसमें आदर्शवादी गुण और अधिक व्यवहारिक गुण कम थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। सन 1831 ईस्वी उसने यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था।
1831 में यंग इटली का स्थापना किसने किया था? तो वह मेजनी था, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका उद्देश्य इटली के प्रदूपीय से विदेशी हस्तक्षेप समाप्त करना तथा संयुक्त गणराज्य स्थापित करना था। 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर 1834 में भी यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया मेजनी ने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया। सन 1848 में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा था। जब 1848 ईस्वी में फ्रांस के सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया छोड़ना पड़ा, परंतु इसके बाद इटली के राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। फिर से इटली के राजनीति में मेजनी का आगमन हुआ। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। इटली का पूरा एकीकरण करके मेजनी एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डिनिया पिडमोंट का शासक चार्ल्स एल्बर्ट सार्डिनिया पिडमोंट का शासक कौन था? चार्ल्स एल्बर्ट ने अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों का विलय चाहता था। उधर पोप भी इटली के धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव के कारण इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया था। कालांतर में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिससे में सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। (1848) तक। अब एकीकरण का द्वितीय चरण क्या था? 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलन के कारण जागरूकता बढ़ रही थी। राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिडमोंट का नया शासक विक्टर एमुनियल राष्ट्रवादी विचारधारा का था। अब इसके बाद इटली में कौन नया शासक बना? विक्टर एमुनियल, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा था। उसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा और इसके कारण यानी विक्टर एमुनियल के कारण इटली के एकीकरण जारी रहा। कम अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए यानी वो अपने नीति और कार्य करने के लिए विक्टर को काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया विक्टर ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये प्रधानमंत्री पद पर। काउंट काबूर कौन था उसके बारे में आप पढ़ना है। काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था, जो कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रेलिया को मानता था। कौन? काबूर, काउंट काबूर। अतएव उसने ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया था। फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था काउंट काबूर ऑस्ट्रेलिया को पराजित करने के लिए। किसको पराजित करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। तो 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का घोषणा कर दी। इसके फ्रांस के किसी ने प्रकार का आग्रह भी नहीं किया और इसके बारे में कोई कुछ बोला भी नहीं कि क्यों किया नहीं किया। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूर को प्राप्त हुआ। युद्ध के समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ पिडमाउंट को भी बुलाया गया। इससे काबूर की महत्ता बढ़ गई। इससे सम्मेलन में काबूर ने इटली में ऑस्ट्रेलिया के हस्तक्षेप को गैर कानूनी घोषित कर दिया, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप का समस्या बना दिया। काबूर ने नेपोलियन
थर्ड से भी एक संधि का, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस और सेवाय नामक 2 रियासतों काबुल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबुल को ये आश्वासन दिया कि यदि उत्तर और मध्य इटली के रियासतों जनमत संग्रह के आधार पर पिडमाउंट से मिलना चाहेंगे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। इसके लिए काबुल की आलोचना भी की जाती है। उसने नीस तथा सेवाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली के राष्ट्रीयता और किस्मता के साथ खिलवाड़ किया, परंतु ये तथ्य भी महत्वपूर्ण था कि इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा हुआ भी नहीं था। 2 प्रांतों को खोकर भी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबुल के दृष्टि में संभव नहीं था। इसका कहना था कि काबुल का कि जब तक फ्रांसीसी हमको मदद नहीं करेगा तो इटली में एकीकरण को यह हमसे संभव नहीं हो पाएगा कि हम अकेले कर देंगे। तो किसका मदद मांगा था? ये फ्रांस का। 1859 से 1860 में ऑस्ट्रेलिया का पिडमाउंट में सीधा संबंधी विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। संबंधी विवाद के कारण मेल मिलाप नहीं करने की वजह से एक युद्ध हुआ। युद्ध में समर्थन ने फ्रांस को अपना सेनापति, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया सेना ने बुरी तरह से पराजित हुआ। जो युद्ध हो गया था इसमें ऑस्ट्रेलिया की सेना पूरी तरह से हार गया था। ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े राज्य लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया और लोम्बार्डी पर पिडमाउंट ने कब्जा कर लिया। ऐसे भी अगर देश को कब्जा इसलिए कर लिया कि ये ऑस्ट्रेलिया सब हार गया। उसके देश एगो था लोम्बार्डी, एगो राज था ऑस्ट्रेलिया का, जिस पर कि पिडमाउंट सब कब्जा कर लिया। एक तरफ तो लड़ाई लंबी होती जा रही थी, दूसरी तरफ नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद से घबराने लगा था, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली के जनता काबुल को समर्थन में बड़े जन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलन करते थे। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। वेनेशिया पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन थर्ड ने ऑस्ट्रेलिया तथा पिडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकारी। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का अधिकार और वेनेशिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज्य के रूप में इटली का सामना आया, परंतु काबुल का ध्यान मध्य और उत्तरी इटली के एकीकरण पर था। उसने नेपोलियन को सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रेलिया पिडमाउंट युद्ध में फ्रांस के निष्क्रिय रहने तथा इटली के राजों का पिडमाउंट में विलय का विरोध नहीं करने पर नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत कराए जाएंगे। चूँकि उन रियासतों की जनता पिडमाउंट के साथ भी, इसलिए काबुल ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। 1860 से 61 में काबुल ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली के सभी रियासतों परमा, मोडेना, टस्कानी आदि को मिला लिया। जनमत संग्रह कर इसे पुष्टि कर ऑस्ट्रेलिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिडमाउंट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जर्मन एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी में दक्षिण इटली, रोम और वेनेशिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर एम्मानुएल को शासक बना दिया। यही था कहानी। विक्टर एम्मानुएल काउंट काबुल प्रधानमंत्री पर नियुक्त कैसे हुआ। अब आया गैरीबाल्डी। ये कौन था? इस बीच महान क्रांतिकारी गैरीबाल्डी सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों का एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। यह भी दक्षिणी इटली के रियासत में एकीकरण कर गणतंत्र स्थापना करना चाह रहा था गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी क्या था? एक पेशे से नाविक था। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। तो मेजनी के विचारों का समर्थक था
और ये मेजनी के बात को भी, अगर मेजनी कुछ बोल दिया तो उसके विचार करके ये समर्थक था, नहीं उसका बात भी मानता था। परंतु बाद में काबुल के प्रभाव काउंट काबुल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। कौन? गैरिबाल्डी बाद में काबुल का बात मानकर राजतंत्र का पक्षधर बन गया। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों को सशस्त्र सेना बनाई। गैरिबाल्डी कर्मचारियों और सेवकों का सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपलस पर आक्रमण किया। इन रियासतों की अधिकांश जनता बुढ़वा राजवंश का निरंकुश शासन में तंग आकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गई। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर एमुनल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ की सत्ता संभाली। काबुल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे। काबुल के विचार गैरिबाल्डी से नहीं मिलते थे। उसने दक्षिणी अभियान का समर्थन दिया। 1862 ईस्वी में गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण कर योजना बनाई। तो रोम पर आक्रमण किया गैरिबाल्डी कब? 1862 ईस्वी में योजना बनाई तथा काबुल ने गैरिबाल्डी से इस अभियान का विरोध किया। काबुल बोला था नहीं, तुम ये जो आक्रमण किया रोम पर, ये बहुत तुम गलत किया। ये गैरिबाल्डी का अभियान का विरोध किया था काबुल। रोम और रक्षा के लिए पिडमाउंट की सेना भेज दी। इसी बीच गैरिबाल्डी की भेंट काबुल से हुई और उसने रोम के अभियान का योजना त्याग दी। दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्र के बिना किसी संधि के गैरिबाल्डी ने विक्टर एमुनल को सौंप दिया। गैरिबाल्डी को दक्षिणी क्षेत्र में शासक बनने का प्रस्ताव विक्टर एमुनल द्वारा दिया भी गया, परंतु उसने इसे अस्वीकार कर दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान की भांति जीवन जीने की ओर अग्रसित हुआ। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया तथा लाला लाजपत राय ने उसकी जीवनी लिखी थी। लाला लाजपत राय ने 1862 ईस्वी में दुर्भाग्यवश काबुल की मृत्यु हो गई। दिस इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। काबुल की मृत्यु कब हुई? 1862 ईस्वी में। इस तरह वह भी पूरे इटली का एकीकरण नहीं देख पाया। क्योंकि उसके पहले इसके मृत्यु हो गई। रोम और वेनेशिया के रूप में शेष इटली का एकीकरण विक्टर एमुनल ने स्वयं किया। जब इसके मृत्यु के पश्चात रोम और वेनेशिया के रूप में इटली का एकीकरण विक्टर एमुनल ने स्वयं किया था। 1870 से 71 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच एक युद्ध छिड़ गया। इसमें एक युद्ध छिड़ा था फ्रांस और पर्सा के बीच, जिस कारण फ्रांस के लिए पोप का संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं था। विक्टर एमुनल ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और पोप ने अपने आप को वेटिकन सिटी के किले में बंद कर लिया। एमुनल ने पोप के राजमहल को छोड़कर बाकी रोम के इटली में मिला लिया और अपनी राजधानी बनाई। इस नई स्थिति में पोप ने तत्काल स्वीकार नहीं किया। इस समस्या का अंततः मुसोलिनी द्वारा निदान हुआ जब उसने पोप के साथ समझौता कर वेटिकन की स्थिति को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबुल और गैरिबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमुनल जैसे शासकों का योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इन सभी घटनाओं के पार्श्व में राष्ट्रवादी चेतना सर्वोपरि थी। अब जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ नहीं। इटली के एकीकरण के दौरान ही जर्मन क्षेत्र में भी समान प्रक्रिया चल रही थी। इन देशों का एकीकरण लगभग साथ ही संपन्न हुआ। ये देश था बाल्टिक सागर इधर था, ये उत्तरी सागर था, ये सलेसा होल्स्टीन था, मैक्लेनबर्ग, होनेबार, ये सब जितना था जो इटली का जर्मनी का एकीकरण का देश था। इतना था देश था इसमें जो एकीकरण करना था। अब है इम्पोर्टेंट। जर्मनी मध्यकाल लगभग 800 ईस्वी के
सलमा के नेतृत्व में संगठित होकर लंबे समय तक सदिष्ट अवस्था में रहा। परंतु आधुनिक युग के आते जाते जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था, जिससे लगभग 300 छोटे बड़े राज थे 300। उनमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विशेषताएं भी मौजूद थी। उत्तर जर्मन राज्यों में जहां प्रोटेस्टेंट मतावलंबियों की संख्या ज़्यादा थी, वहां प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था एवं अपना प्रभाव बनाए हुए था। दूसरी तरफ दक्षिणी जर्मनी के कैथोलिक बहुल राज्यों की प्रतिनिधि सभा डायर जिंदा थी, जहां सभी मिलते थे, परंतु उनमें जर्मन राष्ट्रवाद का भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। जर्मन एकीकरण के पृष्ठभूमि का निर्माण का श्रेय नेपोलियन बोनापार्ट को दिया था, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज का संघ का निर्माण किया था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक, यहीं से जर्मन राष्ट्रवाद का भावना धीरे धीरे बढ़ने लगा था। इसके बाद जब 1806 में जर्मन राइजरांग का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट जीत कर, तो इसका राष्ट्रवाद का भावना भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, यानी जानने आने लगे। इसी दौरान जर्मनी में बुद्धिजीवियों, किसानों और कलाकारों जैसे हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडरट, सबका नाम जो है जैसा जैसा है कि मतलब जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। इसके दौरान जो ये जीता, तो जर्मनी में एक बुद्धिजीवी पैदा लिए थे सब, बुद्धिजीवी, किसान और कलाकार, जिसमें था कि हीगेल, कांट, हम्बोल्ट, अंडरट, जैकब ग्रीम आदि ने जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या करते हुए जर्मन राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई। हीगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद को जर्मन के विकास में भूमिका निभाई। फ्रांस का चांसलर बिस्मार्क, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क हीगेल के विचारों से काफी प्रभावित था। अंडरट ने कविताओं के माध्यम से देशभक्ति जागृति की। हडेनबर्ग और नेपोलिस ने जर्मनी का गौरवमय अतीत के सामने रखा। चित्रकारों ने जर्मन संस्कृति को उजागर किया। उन्होंने नायक नायिकाओं को जीवंत चित्रों द्वारा भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इस प्रकार अब जर्मनी भी सामंतवादी व्यवस्था से पूरी तरह निकलकर आधुनिक युग में प्रवेश करने को तैयार हुआ। जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षण संस्थानों एवं विद्यार्थियों का भी योगदान था। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी एकीकरण के उद्देश्य से ब्रुसेनसोफ्ट नामक सभा स्थापित की। वाइमर राज्य का येना विश्वविद्यालय राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यानी ये मेटरनिक ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए दमनकारी कानून कॉलर्सवाद के आदेश को जारी किया, परंतु फिर भी जर्मनी में राष्ट्रीयता को प्रबल धारा प्रभावित हो रही, जिसने एकीकरण को काम को आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान की। इसी परिप्रेक्ष्य में एकीकरण की आर्थिक परिस्थितियां भी निर्मित हो रही थी। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारिक समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जालमेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया, जिसके विषय में कहा जाता है कि उस संघ ने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचल कर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद जर्मन राष्ट्रवादी अभी तक संगठित नहीं हो पाए थे। फ्रांस की 1830 की क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को कुछ हवा जरूर दी। सक्सेनी, हैनोवर आदि राज्यों ने लोकतांत्रिक विरोध होने लगे थे, परंतु प्रसा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसे कुचल डाला था। 1848 में फ्रांसीसी क्रांति ने जर्मन राष्ट्रवाद को एक बार भड़का दिया। दूसरी तरफ इस क्रांति ने मेटरनिक के युग का भी अंत कर दिया। इसी समय जर्मन राष्ट्रवादियों ने मार्च 1848 ईस्वी के पुराने संसद की सभा का फ्रैंकफर्ट में बुलाया, जहां यह निर्णय लिया गया कि प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम जर्मन राष्ट्र का नेतृत्व करेगा।
उसी के अधीन समस्त जर्मन राज्यों का एकीकृत किया जाएगा। साथ ही लोकतांत्रिक वैधानिक राज तत्व व शासन सिद्धांत को भी अपनाया जाएगा। परंतु फ्रेडरिक को, जो एक निरंकुश रूढ़िवादी विचार का शासक था, उस व्यवस्था को मनाने से इनको इनकार कर दिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऑस्ट्रेलिया संघर्ष से बचना चाहता था। यानी ऑस्ट्रेलिया जो इसमें था वो लड़ाई झगड़ा से बचना चाहता था। जर्मनी के कुछ अन्य दक्षिणी राज्य भी एकीकरण के प्रस्ताव से विरोध में थे। इस गतिरोध के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। साथ ही जर्मन राज्यों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया और पर्सा ने मिलकर दबा दिया। जो कि इसमें लड़ाई झगड़ा भी होने वाला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पर्सा मिलकर ये दोनों लड़ाई झगड़ा को दबा दिया। पर्सा अब तक समझ चुका था कि जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में हो सकता है, इसलिए अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। इस बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया। इसी बीच फ्रेडरिक का देहांत हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसका भाई विलियम पर्सा शासक बना। उसका भाई कौन था? विलियम पर्सा, जो कि फ्रेडरिक के देहांत के बाद वहाँ का शासक बना। विलियम पर्सा राष्ट्रवादी विचारों का पोषक था। यह राष्ट्रवादी विचारों का पोषक, उसके सुधारों के फलस्वरूप जर्मनी में औद्योगिक क्रांति को हवा तेज हो गई। साथ ही आधारभूत संरचनाओं में भी काफी सुधार हुआ, जिससे जर्मन राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास तेज हुए। विलियम ने एकीकरण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। चांसलर किसको बनाया? बिस्मार्क को। कौन? विलियम पर्सा। अब बिस्मार्क कौन था, इसके बारे में देखना है, पढ़ना है। बिस्मार्क जो जर्मन डायट में पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था, वो जर्मनी डायट में जर्मन में वो पर्सा का प्रतिनिधि हुआ करता था। शुरू से ही हीगेल के विचारों से प्रभावित था। जर्मन संसद डायट में अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। वह उसकी कूटनीतिक सफलता थी कि चाहे उदारवादी राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। बिस्मार्क जर्मन एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। इसके लिए उसने रक्त और लौह का नीति का अवलंबन किया था। रक्त और नीति का अवलंबन किया था यह बिस्मार्क। इसका तात्पर्य था कि सैन्य उपायों से भी जर्मनी का एकीकरण संभव था। उसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू कर दी। 1830 के ऑस्ट्रेलिया के पर्सा संधि का विरोध करना शुरू कर दिया था। कौन? बिस्मार्क, जिसमें पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण नहीं किया जाना था। इस कारण अब पर्सा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण का भावना जोर पकड़ने लगी थी। बिस्मार्क ने अपनी नीतियों से पर्सा का सुदृढ़ीकरण किया और इस कारण पर्सा और ऑस्ट्रेलिया से किसी भी मायने में कम नहीं रह गया। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में सेल्सबिग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दे को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन पर डेनमार्क का नियंत्रण था। जीत के बाद सेल्सबिग पर्सा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त कर लिया। होल्स्टीन जब दोनों युद्ध किया था तो दोनों जीत गया था। ठीक, तो एगो होल्स्टीन ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त कर लिया और सेल्सबिग जो था वो पर्सा को अपने अधीन में ले लिया। चूंकि इन दोनों राज्यों में जर्मनों की संख्या अधिक थी, दोनों राज्यों में जर्मनी जो थे बहुत थे। पर्सा ने जर्मन राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काकर विद्रोह फैला दिया, जिसे कुचलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सेना को पर्सा के क्षेत्र को पार करते हुए जाना था। पर्सा ने ऑस्ट्रेलिया को ऐसा करने से रोक दिया। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना अवश्यमाभी था, परंतु वह ऑस्ट्रेलिया के आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। पूर्व में ही उसे
फ्रांस से समझौता कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया परसा युद्ध में फ्रांस तटस्थ रहे। इसके लिए उसने फ्रांस के कुछ क्षेत्र भी देने का वादा किया। बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर एमुनल से भी संधि कर ली, जिसके अनुसार ऑस्ट्रेलिया परसा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। अपने अपमान से क्षुब्ध ऑस्ट्रेलिया ने 1866 ईस्वी में परसा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया के जर्मन क्षेत्रों पर से प्रभाव समाप्त हो गया। इस तरह जर्मन एकीकरण के 2/3 कार्य पूरा। शेष जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रांस के साथ युद्ध करना आवश्यक था, क्योंकि जर्मनी के दक्षिणी रियासतों के मामले में फ्रांस हस्तक्षेप कर सकता था। इसी समय स्पेन की राजगद्दी का मामला उभर गया, जिस पर परसा के राजकुमार की स्वाभाविक दावेदारी थी, परंतु फ्रांस ने इस दावेदारी का खुलकर विरोध किया। परसा ने इस संदर्भ में लिखित वादा मांगा कि बिस्मार्क ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर प्रेस में जारी कर दिया कि फलस्वरूप जर्मन राष्ट्रवादियों ने इसका खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। इससे चिढ़कर 19 जून 1870 के फ्रांस के शासक नेपोलियन ने परसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसियों के जबरदस्त हार हुई। सेडान की लड़ाई में फ्रांसीसी जबरदस्त बुरी तरह से हार गए। तदुपरांत 10 मई 1871 ईस्वी फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा राष्ट्रों के बीच एक शांति स्थापित किया गया था। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट के संधि द्वारा। इस प्रकार सेडान के युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ। अंततोगतवाद जर्मनी 1871 तक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीतिक मानचित्र पर स्थान पाया। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को ही सुनिश्चित नहीं किया, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हुए। इसके मूल में राष्ट्रीयता का भावना एवं लोकतांत्रिक विचारों का उदय था। हंगरी, बोहेमिया तथा यूनान में स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम था। इसी के प्रभाव ने ऑटोमन साम्राज्य की पतन की और कहानी को अंतिम रूप दिया। बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद के प्रसार ने स्लाव जाति को संगठित कर सर्बिया को जन्म दिया। अब यूनान में राष्ट्रीयता का उदय कैसे हुआ? इसका टोटल टॉपिक समझा देता हूँ, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखते रहें। इसी संदर्भ में यूनानी राष्ट्रीयता आंदोलन को देखा जा सकता था। यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है, जिसके कारण उसे पाश्चात्य का मुख्य स्रोत माना जाता था। यूनानी सभ्यता की साहित्यिक प्रगति, विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्र की उपलब्धियां यूनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पुनर्जागरण के काल में इनसे प्रेरणा लेकर पाश्चात्य देशों ने अपनी तरक्की शुरू की, परंतु इसके बावजूद भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था। फ्रांसीसी क्रांति से यूनानियों ने राष्ट्रता की भावना की लहर जागी, क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनको पहचान एक थी। तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे। इसके लिए ने हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना ओडेसा नामक स्थान पर की। इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। क्रांति के नेतृत्व के लिए यूनान में शक्तिशाली मध्यम वर्ग का भी उदय हो चुका था। यूनान सारे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा और सम्मान का पर्याय था। यूनान जो था सभी यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा और सम्मान के लायक रहा, जिसकी स्वतंत्रता के लिए समस्त यूरोप के नागरिक अपनी सरकार की तटस्थता को बावजूद भी उद्यत थे। यानी इतना इसके लिए अच्छा किया था यूरोप के लिए कि यूरोप के नागरिक अपने सरकार की बात नहीं सुनकर भी यूनान का मदद किया था।
इंग्लैंड का महान कवि लॉर्ड बायरन यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए यूनान में शहीद हुआ था। इंग्लैंड के जो महान कवि थे लॉर्ड बायरन, वह यूनानियों के स्वतंत्रता के लिए, यूनान को स्वतंत्र करने के लिए वो शहीद हुआ, यानी उसकी मृत्यु हो गई, वो शहीद पर। इससे यूनान की स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण यूरोप में सहानुभूति की लहर दौड़ने लगी। इधर रूस भी अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा तथा धार्मिक एकता के कारण यूनान की स्वतंत्रता का पक्षधर था। यूनान में विस्फोटक स्थिति तब और बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू किया गया। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसेलाउंटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया था। रूस का जार अलेक्जेंडर व्यक्तिगत रूप से यूनानी राष्ट्रीयता के पक्ष में था, परंतु ऑस्ट्रेलिया के प्रतिक्रियावादी शासक मेटरनिक के दबाव के कारण खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। जब नया जार निकोलस आया तो उसने खुलकर यूनानियों का समर्थन किया। यूनान को सपोर्ट किया। अप्रैल 1826 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ था कि वह तुर्की यूनान विवाद में मध्यस्थता करेंगे, और फ्रांस का राजा चार्ल्स 10 भी इसमें यूनानी स्वतंत्रता में दिलचस्पी लेने लगा। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान के समर्थन में संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया था। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस मिलकर तुर्की के खिलाफ यूनान में एक संयुक्त कार्रवाई निर्णय लिया। इस प्रकार तीनों देश की संयुक्त सेना नावारिनों के खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। तुर्की के समर्थन में सिर्फ मिस्र की सेना ही आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई और 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई, जिसके तहत तुर्की का नाम मात्र की प्रभुता यूनान को स्वायत्तता देने की बात तय हुई, परंतु यूनानी राष्ट्रवादियों ने संधि के बातों को मानने से इनकार कर दिया। उधर इंग्लैंड और फ्रांस भी यूनान पर रूस के प्रभाव की अपेक्षा इसे स्वतंत्र देश बनाना बेहतर मानते थे। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था यूनान को। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया। बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र राजा का घोषित किया था, यूनान का राजा घोषित किया था। इस तरह यूनान पर से रूस का प्रभाव भी जाता रहा। हंगरी राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नजर आता था। हंगरी पर ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व था। 1848 क्रांति के प्रभाव से यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन का नेतृत्व कोसूत तथा फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारियों द्वारा किया जा रहा था। कोसूत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था। उसने वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी का राष्ट्रवादी आंदोलन पर विशेष प्रभाव पड़ा। कोसूत ने ऑस्ट्रेलिया आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया, व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा, जिसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा, जिसके कारण यह राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गया। 31 मार्च 1848 ईस्वी के ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हंगरी की कई बातों मान ली, जिसके अनुसार स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई। इसमें केवल हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए। प्रेस को स्वतंत्रता दी गई और राष्ट्रीयता सुरक्षा सेना की स्थापना की गई। सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा
डाइट की बैठक प्रति वर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात स्वीकार की गई। इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीय अस्मिता की प्रदान की। पोलैंड में राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विद्रोह शुरू हो गया था। 1830 ईस्वी के क्रांति का प्रभाव यहाँ उदारवादी व्यापक रूप से पड़ा था, परंतु इन्हें इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। बोहेमिया ने ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था में भी हंगरी के घटनाक्रम पर प्रभाव पड़ा। बोहेमिया की बहुसंख्यक जाति का स्वायत्त शासन की मांग कर स्वीकार किया गया। आंदोलन ने हिंसात्मक रूप से धारण कर लिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया द्वारा क्रांतिकारियों का सख्ती से दमन कर दिया गया। इस प्रकार बोहेमिया में होने वाले क्रांतिकारी आंदोलन को उपलब्धियां स्थायी न रह सकी। यूरोप में राष्ट्रता का भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही शुरू हुआ। मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों का एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राज्यों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी भावना जोर पकड़ने लगी। दूसरी तरफ बड़े यूरोपीय राज्यों तथा जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना इतनी बढ़ गई कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा। हालांकि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में होने वाली औद्योगिक क्रांति उतनी ही जिम्मेदार थी जितनी कि वह अन्य कारण थे। इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम एशियाई और अफ्रीका देशों का अपना निशाना बनाया। जो ये सती औद्योगिक क्रांति इसमें एशिया और अफ्रीका देशों का निशाना बनाया था। यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। कहाँ? एशिया और अफ्रीका में। इन उपनिवेशों पर शोषण कर औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ओटोमन साम्राज्य ध्वस्त हुआ और पूरा बाल्कन क्षेत्र युद्ध का अखाड़ा बन गया। और यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया। यूरोप में जैसा राष्ट्रवाद हुआ तो सिर्फ यूरोप को ही नहीं पूरा विश्व को जागरूक बना दिया, जिसके कारण अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रता की लहर उपजी। इस परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने स्वयं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। इसी प्रभाव में उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाई, स्वयं उसका सदस्य बना। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष पर भी लगवाया था। दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के नेताओं ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना का जगाना शुरू किया गया। उदाहरण स्वरूप राजा राममोहन राय स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों को 1821 ईस्वी में नेपल्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया एवं 1823 की स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता पर उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत में 1857 की क्रांति से राष्ट्रता का तत्व नजर आने लगे थे। इसी प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रता की भावना ने यूरोप को एक अंतर पूरा विश्व को प्रभावित किया, जिसके फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में भी बदलाव आया। इसका टोटल टॉपिक क्लियर। अब इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो ऊपर में टिक मारा हूँ, इसमें भी सब दिया गया। यूरोप महादेश में जर्मनी, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, यूनान, हंगरी आदि आते हैं। यूरोप महादेश में कौन कौन देश आता था तो ये सब आता था।
राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। राष्ट्रीय चेतना का उदय होना। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत फ्रांस की 1789 के राजक्रांति से शुरू हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद की क्रांति कब शुरू हुई? जब फ्रांस की 1789 की राजक्रांति हुआ। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बना। नेपोलियन 1804 में फ्रांस का राजा बना और यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया। नेपोलियन के पराजय 1815 के वाटरलू के युद्ध में हुआ था। वाटरलू में नेपोलियन का पराजय हुआ। पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक ने राजधानी वियना सम्मेलन किया, जिसमें कि ब्रिटेन, रूस और फ्रांस भी था। ठीक, ऊपर का अंडरलाइन का क्वेश्चन कॉपी में लिख लें और बाकी बात इसको भी एक बार देख लें। वियना कांग्रेस के तहत फ्रांस में बुढ़वा राजवंश की स्थापना किया गया था। लुई 18वां राजा बना था। 2 जून 1814 को सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया था। 2 जून 1814 में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया गया। जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के समय चार्ल्स फ्रांस का राजा तथा पोलिग्नेक फ्रांस का प्रधानमंत्री बना। 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुढ़वा राजवंश का अंत तथा उसके स्थान पर अलियंस वंश का राजा लुई फिलिप गद्दी पर बैठा। फरवरी 1848 की फ्रांस की क्रांति के समय लुई फिलिप फ्रांस का राजा था। 1848 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, लुई फिलिप फ्रांस का राजा था, जो कि 1840 में गीजों को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1840 में गीजों को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 1848 में फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण लुई फिलिप द्वारा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करता था। फरवरी 1848 ईस्वी क्रांति के परिणाम स्वरूप नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इटली के एकीकरण का मसीहा पैगंबर मेजनी था, जो कि कॉलोनरी नामक एक राष्ट्रवादी गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली एवं 1854 में यंग यूरोप नामक संस्था गठन किया था। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में हुआ था, जिसका शासक विक्टर एमुनल था। इटली का एकीकरण सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में था, जिसका शासक विक्टर एमुनल था, जो कि काउंट काबूर पर अपना पद प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। प्रधानमंत्री पद 1853 और 54 के क्रीमिया युद्ध रूस फ्रांस में काउंट काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होकर इटली की समस्या को यूरोप की समस्या बना दी। काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुआ था। गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, जिन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन कर दक्षिणी इटली को जीता था और सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर किसान को जीवन व्यतीत किया। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी जीवन को लिखा है। लाला लाजपत राय गैरिबाल्डी के जीवनी को लिखा है। इटली का एकीकरण 1871 में हुआ। जर्मनी का एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में हुआ था, जिसका राजा विलियम प्रथम था और बिस्मार्क को चांसलर बनाया था। जर्मनी राइन संघ का निर्माण 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने किया था। जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य से शिक्षिका एवं छात्रों को बुसेन सॉफ्ट नामक सभा को स्थापना की, जिसे मेटरनिक ने कॉलर्सवाद के आदेशों कानून द्वारा दमन कर दिया। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 1866 में ऑस्ट्रिया पर्सा के बीच सेडोवा युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया पराजित हो गया था। 19 जून 1870 में फ्रांस पर्सा के बीच सेडाना का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस का पराजय हो गया था।
जिसमें फ्रांस पराजय हुआ था। 10 मई 1871 में फ्रांस पर्सा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई और जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का विरोध ऑस्ट्रिया था। जर्मनी और इटली के एकीकरण का विरोध कौन था देश? ऑस्ट्रिया। प्राचीन यूरोप में ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे यूनान तुर्की का गुलाम हो गए। यूनान के एकीकरण के लिए हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना की हुई। इंग्लैंड के महान कवि लॉर्ड बायरन यूनान में स्वतंत्रता के शहीद हो गया था। 1821 ईस्वी में अलेक्जेंडर चिपसेलाउंटी यूनानी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1827 ईस्वी में नावेरेनिया की खाड़ी में यूनान एवं तुर्की के बीच युद्ध हुआ, जिसमें तुर्की की हार हो गई थी। इसी के साथ क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर 1 पूरा कंसेप्ट समझा दिया हूँ। यूरोप का राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव निकाल दिया हूँ। इसके बाद आपको दूसरा कोई वीडियो देखने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा देखने को। मिलूंगा अगला वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।